तो क्षति टिम्बर पड़ा हुआ है, उस टिम्बर को मैं प्रोसेस करूंगा, यूज करूंगा और इस टिम्बर से मैं फर्नीचर बनाऊंगा। तो उसमें क्या आ जाएगा कि या तो गुड्स पड़ी होंगी, उन गुड्स को बेचने के लिए रखा होगा, ठीक है, या फिर मेरे पास गुड्स पड़ी होंगे, उन गुड्स को मैं प्रोसेस करूंगा, उन गुड्स को यूज किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाएगा। और किसके लिए यूज किया जाएगा? बाद में जो गुड्स बनेगी उसको बेचा जाएगा। मैंने टिम्बर से फर्नीचर बनाया, सोफा बनाया, उस सोफे को मैंने बेचने के लिए बनाया है, अपने यूज के लिए नहीं बनाया। मेरे पास एसी पड़ा है, दुकान में 10 एसी पड़े हैं, 20 एसी पड़े हैं, किसके लिए पड़े हैं? बेचने के लिए। तो उससे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। ओपनिंग स्टॉक क्या आ जाएगा? जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, हम ईयर टू ईयर की बात करते हैं अगर, तो जो ओपनिंग जब हमारा ईयर स्टार्ट होता है, यूजुअली वो 1 अप्रैल को हमारा ईयर स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल में जो स्टॉक हमारे पास पड़ा होगा, ओपनिंग में पड़ा होगा, उससे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं उसको हम? ओपनिंग स्टॉक। और जो स्टॉक हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर पड़ा होगा, उस स्टॉक को हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और एट द एंड ऑफ द ईयर क्या आ गया? 31 मार्च को जो हमारे पास स्टॉक पड़ा होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। अब एक और चीज ले लीजिए, चलो, आप रात को सोए, आज रात को आप सोते हो, ठीक है, आप सोते तो रोज हो, आपके पास 10 हाथ में 10 उंगली हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक है आपका, ठीक है। रात को आप जब सोए, कितनी उंगलियां थी? अंगूठा भी उंगली होती है, उंगलियों में काउंट करते हैं। यू आर हैविंग 10 फिंगर्स, 10 फिंगर्स। और जब सुबह उठे तो आपके पास कितनी उंगलियां थी? कितनी थी? 10 ही ना। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे, कईयों का होगा 11 मन में सोच रहे होंगे, 8 सोच रहे होंगे। भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें होती हैं, एलियंस होते हैं, उनमें से कोई बैठा होगा इधर भी। तो जो हमारे पास रात को जो क्लोजिंग स्टॉक था, सुबह मेरे पास 10 उंगलियां थी, तो जो कल का क्लोजिंग स्टॉक था वो आज का ओपनिंग स्टॉक बन गया। वैसे ही बिजनेस में जो क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को होगा, नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को वही हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद आगे वी आर हैविंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वी आर हैविंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वी आर हैविंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल क्या जाता है? इस मार्कर को बनाने के लिए जो मेरे को मटेरियल चाहिए होगा, प्लास्टिक चाहिए होगा, कॉटन चाहिए होगा, या कुछ और चीजें जो होंगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। तो जो रॉ मटेरियल के लिए जो मेरे पास सामान पड़ा होगा, गुड्स पड़ी होंगी, उसे कहा जाता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट इज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये पेन मैं बना रहा हूं, ये मेरा पेन अभी कंप्लीट नहीं बना, ये सिर्फ इतना प्रोसेस अभी तक कंप्लीट हुआ है, अभी इसकी कैप या बाकी की चीजें बनानी है। तो आज जब हमने बनाया, मंथ के एंड में या साल के एंड में हमारे पास सिर्फ इतना अभी तक मार्कर तैयार है। तो ये किस पोजीशन में है? दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये जो जितना भी मेरे पास यूनिट्स पड़े होंगे इन स्टॉक, मेरे ऑफिस में, मेरी फैक्ट्री में जितने भी यूनिट्स पड़े होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और जब ये पेन बनकर तैयार हो जाएगा, फिनिश गुड्स होगी, तो फिनिश गुड्स का जितना भी सामान मेरे पास पड़ा होगा, तो उन्हें कहते हैं स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसके बाद आगे आ गया कि जो स्टॉक होता है, इट इज ए करंट एसेट। करंट एसेट आपको ऑलरेडी मैंने समझाया है पहले। ये प्रॉपर्टी पोजेशन और जो हमने गुड्स बनाई होती है, यूजुअली किसके लिए बनाई होती है? बेचने के लिए। और आज मैंने अगर कोई चीज बनाई है और मेरी कोशिश होगी जल्दी से जल्दी बिक जाए, 10 दिन में बिक जाए, 1 महीने में बिक जाए, 2 महीने में, मैक्सिमम 4, 5, 6 महीने में बिक जाए। सो गुड्स जो हमने बनाई है, विद्या किसके लिए बनाई है? ताकि हम उसे बेच सके। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो विद इन 12 मंथ्स जो आइटम्स को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो करंट एसेट्स होता है। सो स्टॉक इज अ करंट एसेट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज वैल्यूड ऑन कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये कंसेप्ट जो है, रियलाइजेशन कंसेप्ट है, ये हम लेटर लेक्चर्स में आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बस ये याद रखिएगा, दिमाग में ये बिठा लीजिए
कि स्टॉक किस पर वैल्यू किया जाता है, इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, वो इधर लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा, वैल्यूड ऑन कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कीमत कम होगी उस पर वैल्यू किया जाता है स्टॉक को। अब आगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? हम सब जो बिजनेस करते हैं, अपने आप को सोचो, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने दुकान स्टार्ट की, पूरे साल मेहनत करता रहा हूं, सब ट्रांजैक्शंस की, गुड्स बेची, खरीदी, सैलरी दी, किसके लिए किया? सारी मेहनत किसके लिए की? पैसे के लिए ना, प्रॉफिट के लिए। अब जो प्रॉफिट होता है वो बुक्स क्लोज जो होती हैं वो यूजुअली हम एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में हम करते हैं। बीच बीच में अब जैसे कंपनीज हैं, कहीं और है, वो बीच बीच में क्वार्टरली भी वो असेस करते रहते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, क्वार्टरली वो अपना प्रॉफिट देखते रहते हैं। बट जो बुक्स को क्लोज किया जाता है, जो लीगली जो आ जाएगा, वो ईयर बेसिस पर होता है। तो और जो हमने जो और भी हमारे की कंप्लायंस है, टैक्स कंप्लायंस है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एट द एंड ऑफ द ईयर करना होता है क्लोज। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोग बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। और जब आप पढ़ेंगे आगे, लास्ट वाले चैप्टर्स में आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सारा पढ़ने के बाद एंड में जो निचोड़ निकलेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में निकलेगा। उसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं टू असेस द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट अभी बताया था, और नेट प्रॉफिट को असेस करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है। और ये देखने के लिए क्यूरियोसिटी है हमें, ये देखने के लिए कि भाई मेरी फाइनेंशियल पोजीशन साल के एंड में क्या हुई, क्या है, मैं कहां पर था साल के अंत में, अब कहां पर पहुंच गया हूं, क्या मैंने प्रोग्रेस की, ग्रोथ की, फायदा हुआ, या कोलू की बैल की तरह बस घूमता जा रहा हूं। क्या हार्ड वर्क है या स्मार्ट वर्क भी है, कि कुछ कमाया भी, कुछ जोड़ा भी, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं एट द एंड ऑफ अ ईयर, एट अ गिवन डेट, यूजुअली इट इज एट द एंड ऑफ द ईयर। और बैलेंस शीट में हम अपने एसेट्स को, लायबिलिटीज को, कैपिटल को, या और कुछ अकाउंट्स होंगे उनके बैलेंसेस लिखते हैं, रिजर्व्स वगैरह, तो उन सबको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो इधर क्या लिख दिया हमने, जो जितने भी आइटम्स हैं, इट्स एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड अदर अकाउंट्स बैलेंसेस एट देयर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यूज। अब वर्ड आ गया बुक वैल्यू। तो ये बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा, दिस इज अ अमाउंट, ये अमाउंट है at which an item appears in the books of account और financial statements। तो जिस अमाउंट पर हमारी बुक्स में हमारे एसेट्स शो किए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। तो बुक्स में जिस वैल्यू पर अकाउंट्स को शो किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया जाता है, उस अमाउंट को हम बुक वैल्यू कहते हैं। अब आगे क्या आ गया, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या आ जाएगा, हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जितने भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद समराइज करते हैं। उसके लिए हमें कई बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर अभी डिस्कस नहीं किया, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में, वो 1 या 2 दिन में हम वो भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्डेड, जब उनको रिकॉर्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, जिन किताबों में, उन्हें बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। जर्नल है, लेजर्स है, कैश बुक है, सब्सिडरी बुक्स है, तो बहुत सी बुक्स आ जाएंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सभी, और इन सबके लिए अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो उन सबको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज रिबेट। It is reduction in price allowed by the seller of goods after the goods have been sold। तो गुड्स को बेचने के बाद जो प्राइस में रिडक्शन की जाती है सेलर के द्वारा, इट इज अलाउड फॉर द रीजंस अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड। तो ट्रेड डिस्काउंट के अलावा किसी और कारण से अगर हमने कुछ
सेलर ने बायर को कुछ रियायत, कुछ कंसेशन, कुछ रिलैक्सेशन की है, तो उसे हम रिबेट कहते हैं। सेलर ने बायर को कुछ गुड्स बेची, बायर का फोन आ गया कि श्रीमान जी, भाई साहब, इस पर क्या हो गया, जो गुड्स बेची है उसकी क्वालिटी हल्की है, पुअर क्वालिटी है, अच्छी नहीं है, जो मटेरियल है वो बेहतर नहीं है, तो मैं इसको वापस भेज रहा हूं। या फिर मैं नेक्स्ट टाइम अगर आपने अच्छी क्वालिटी नहीं देनी है तो हम कोई और बंदे से सामान खरीद लिया करेंगे, अगर आपकी बस की बात नहीं है। अगर आपको पढ़ाना नहीं आता तो मैं आपसे नहीं पढ़ूंगा, मैं किसी और के पास पढ़ने के लिए चला जाता हूं। अब सेलर थोड़ा घबरा गया, क्या करे। उसने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, भूल चूक माफ, इस बार जो क्वालिटी हो सकती है कि गलत आपको मिल गई हो, कुछ इंफीरियर हो, कोई चिंता ना करिए, नेक्स्ट टाइम आपको प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। फॉर द टाइम बीइंग आपको हल्की क्वालिटी की गुड्स अगर मिल गई हैं, हम उसकी भरपाई कर देते हैं। आपने 10,000 हमें देने थे, आप 1,000 रुपया कम दे दीजिएगा, आप 1,500 कम दे दीजिएगा। तो वो जो कम दे दीजिएगा, जो हमने उनको अलो कर दिया, हमने उनको जो प्राइस में रिडक्शन कर दी, तो दैट इज कॉल्ड रिबेट। गुड्स डिलीवर हुई कंज्यूमर को, बायर को, वो लेट डिलीवर हुई, वो कहता मैं गुड्स नहीं रिसीव करूंगा, मैंने आपको बोला था कि पिछले हफ्ते गुड्स आप मेरे को पहुंचा दीजिए, आपने एक हफ्ता लेट कर दिया, 1 वीक डिले हो गया, मेरे को नुकसान हो गया, मैं गुड्स नहीं लूंगा। या फिर गुड्स ले लेता है, साथ में ये बोल देता है कि भाई गुड्स आपने टाइम पर नहीं दी। तो सेलर क्या करता है कि भाई हमसे गलती होगी, चलो हम आपको कहीं ना कहीं कुछ उसका फायदा दे देंगे, आप हमें 1,000 रुपया कम दे दीजिएगा, तो उसे हम बोलते हैं रिबेट। नेक्स्ट, कैपिटल आप लोगों ने पहले पढ़ी थी। कैपिटल की 2 टाइप्स और होती हैं, वो डिस्कस नहीं कर पाया था आपसे, तो वो आ जाएगी, एक है फिक्स कैपिटल और एक आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या आ जाएगी, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स। जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है इन एक्वायरिंग द फिक्स एसेट्स, उसे हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं। आप लोगों को जब मैंने कैपिटल समझाया था तो मैंने क्या कहा था कि मैं जैसे आई एम द प्रोप्राइटर, इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा, जो मैं पूंजी लगाऊंगा, वो किसके लिए पूंजी लगा रहा हूं, किस पर्पस के लिए पूंजी लगा रहा हूं, क्यों, ताकि मैं बिजनेस के लिए एसेट खरीद सकूं, मैं बिजनेस के लिए गुड्स खरीद सकूं, ताकि मैं बिजनेस कर सकूं। तो जो पैसा इन्वेस्ट हो जाता है इन द परचेज ऑफ एसेट्स, तो उसे बोलते हैं